बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन जो है वो कुछ हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को रिव्यू करेंगे और उसके साथ आगे हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है और इसके अलावा मल्टी लेवल जो फीडबैक क्यूज़ हैं उनको हम देखेंगे। हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रोसेस जो है उसको प्रोसेसर का कम टाइम चाहिए या शॉर्ट प्रोसेस है उसको प्रोसेसर असाइन किया जाता था। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है ये हमारे पास ऑप्टिमल शेड्यूलिंग है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इसके अंदर जो वेट टाइम है शॉर्ट प्रोसेसेस का वो हमारे पास कम हो जाता है और एज़ कम्पेयर टू जो लॉन्ग प्रोसेसेस हैं उनका जो वेटिंग टाइम है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। मतलब जो शॉर्ट प्रोसेसेस हैं उनका वेट टाइम डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और जो लॉन्ग प्रोसेसेस हैं उनका वेट टाइम जो इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो शॉर्ट प्रोसेसेस का जो वेट टाइम है वो ज़्यादा डिक्रीज़ होता है और जो लॉन्ग प्रोसेस है उसका वेट टाइम जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं किस तरह से इसका मतलब है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3 प्रोसेस हैं। प्रोसेस P1 है, ठीक है, उसको ये बेसिकली ये दोनों चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर पहला जो है इसके अंदर जो लॉन्ग प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया LJF, ठीक है। और दूसरी जो है हमारे पास जो सेकंड आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को पहले एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। तो हम ये पहली बारी देख लेते हैं। इसमें आपको देखें जो प्रोसेस P1 है इसको पहले एग्जीक्यूट किया गया। इसको हम आसानी के लिए कह देते हैं कि प्रोसेसर के 5 मिली सेकेंड चाहिए, ठीक है। तो ये 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये इसके अंदर लॉन्गेस्ट जॉब को पहले एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये P1 जो है वो 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट जो था वो P2 था, 3 मिली सेकेंड इसको चाहिए थे तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और इसी तरह से फिर P3 जो है इसको 2 मिली सेकेंड, ठीक है। तो हम देखें तो यहाँ पे आप अगर इसको देख लें कि इसमें प्रोसेस P1 ने कितना वेट किया, P2 ने कितना वेट किया और P3 ने कितना वेट किया। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि हमारे पास प्रोसेस P1 जो है इन फर्स्ट केस जो है यहाँ पे प्रोसेस P1 ने वेट किया है 0 मिली सेकेंड, ठीक है। फिर मैं आगे P2 का लिखता हूँ, P2 ने वेट किया है 5, ठीक है। और इसी तरह से P3 प्रोसेस ने वेट किया है 8 मिली सेकेंड, ठीक है। तो प्रोसेस तो ये पहली जो हमारे पास हमें नज़र आ रही है इसके अंदर लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है। तो प्रोसेस P1 को सबसे लॉन्गेस्ट था, इसको पहले प्रोसेसर असाइन किया गया, फिर प्रोसेस P2 को, फिर प्रोसेस P3 को। तो प्रोसेस P1 ने 0 टाइम वेट किया, प्रोसेस P2 ने 5 मिली सेकेंड, ठीक है, और प्रोसेस P3 ने 8 मिली सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से अब सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है उसको पहले यूज़ किया, वो शेड्यूलिंग यूज़ की गई है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो था वो P3 था, उसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर P2 और फिर आखिर में P1 को। तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर हम देखें कि इसमें कितना वेट किया है हर एक प्रोसेस ने, तो इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस P1 जो है उसने वेट किया है, उसने वेट किया 5 मिली सेकेंड, ठीक है। प्रोसेस P2 ने वेट किया है 2 मिली सेकेंड, ठीक है। और प्रोसेस P3 ने वेट किया है 0 मिली सेकेंड, ठीक है।
तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये जो ऊपर जो हमने डिस्कशन की है, आर्गूमेंट की कि हमारे पास शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर जो शॉर्टेस्ट प्रोसेसेस हैं उनकी जो वेट टाइम है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, लेकिन वो डिक्रीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो वेट टाइम इंक्रीज़ होता है लॉन्गेस्ट प्रोसेस का। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास पहले हम शॉर्टेस्ट जो प्रोसेस है उनकी हम वेट टाइम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले पहला केस था लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में, उसमें प्रोसेस P2 का जो वेट टाइम था वो था हमारे पास प्रोसेस P2 का वेट जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है P3 से स्टार्ट लेते हैं। प्रोसेस P3 का वेट टाइम था 8 मिली सेकेंड, ठीक है, वो डिक्रीज हो गया 8 से 0 मिली सेकेंड, ठीक है, तो ये काफ़ी डिक्रीज हो गया, शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेकेंड शॉर्टेस्ट जो है वो है P2। तो P2 को था लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट केस में 5 मिली सेकेंड और वो अभी हो गया है 2, 5 से 2 पे आ गया। और इसी तरह से प्रोसेस P1 जो था उसका वेट भी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट प्रोसेस था उसका वेट टाइम था 0, वो हो गया है 5। तो P1 जो है जो लॉन्गेस्ट था उसका वेट टाइम 0 से 5 पे गया है और सबसे शॉर्टेस्ट जो था P3 उसका 8 से 0 पे गया है वेट टाइम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो स्कीम है उसके अंदर जो शॉर्ट प्रोसेस है उनका वेट टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है उनका वेट टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ऑप्टिमम स्कीम है, अगर हम इसको देखें तो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड शेड्यूलिंग है। तो ये हो गया SGF का जो आर्गूमेंट हमने देखा कि जी ऑप्टिमल हमारे पास शेड्यूलिंग है और वो किस तरह से उसकी हमने एक एग्जांपल ले ली। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो शेड्यूलिंग टेक्निक है, CPU शेड्यूलिंग टेक्निक, वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो है टेक्निक के अंदर इस तरह होता है कि हमारे पास जो रेडी क्यू है उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उन तमाम प्रोसेसेस को प्रोसेसर का एक यूनिट फिक्स टाइम स्लाइस जो है वो हर एक प्रोसेस को दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास रेडी क्यू जो है उसके अंदर, मैं रेडी क्यू यहाँ बना देता हूँ, मैं कहूँ ये हमारा रेडी क्यू है, उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस, मैं कहता हूँ प्रोसेस P3 है, फिर प्रोसेस P2 है, फिर प्रोसेस P1, ठीक है। ये रेडी क्यू में इसको ले लेता हूँ। तो ये जो रेडी क्यू है इसमें मैं कहता हूँ पहला जो प्रोसेस है वो P1 है, दूसरा प्रोसेस P2 है और तीसरा प्रोसेस P3 है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में ये होता है कि हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे उसको कहते हैं टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। मैं कहता हूँ कि जी ये जो हर एक प्रोसेस P1, P2, P3 है, इसको प्रोसेस P1 को 10 मिली सेकेंड दिए जाएंगे कि वो प्रोसेसर को यूज़ करे। वो ख़त्म हो जाए, वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इससे ले लिया जाएगा प्रोसेसर। फिर प्रोसेस P2 को 10 मिली सेकेंड दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर प्रोसेस P3 को दिए जाएंगे। इस तरह से हर एक P3 के बाद फिर दोबारा P1 को दिए जाएंगे। इस तरह से ये राउंड रॉबिन जो है ना, अ, ये हमारे पास शेड्यूलिंग होगी। हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर का फिक्स टाइम दिया जाएगा, तो उसको कोई फिक्स टाइम दिया जाएगा, वो उसको टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम कहते हैं। तो इसके बाद जो है शेड्यूलर जो है हर जब एक प्रोसेस को प्रोसेसर दे दिया जाएगा तो शेड्यूलर उससे टाइम क्वांटम जब ख़त्म हो जाएगा उसका, ठीक है, मिसाल के तौर पर P1 को 10 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेसर दिया गया और वो ख़त्म हो गया, तो उससे प्रोसेस जो CPU शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वो इससे प्रोसेसर लेके P2 को असाइन कर देगा। तो ये हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है टेक्निक इस तरह से काम करती है। अच्छा, तो हमारे पास अगर सिस्टम के अंदर रेडी क्यू में n प्रोसेसेस हैं
और हम कहते हैं कि जो टाइम क्वांटम हर एक डिफाइन किया गया है वो हमारे पास क्यू है, और कॉन्टेक्स्ट स्विच जो कि एक प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस को, एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे प्रोसेस को एक प्रोसेस को स्टॉप करके उसकी पीसीबी में उसका डाटा सारा सेव करके कॉन्टेक्स्ट, और दूसरे प्रोसेस को लोड करना है तो उसकी पीसीबी को लोड करना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो हमारे पास टीसीएस है उसको हम ले लेते हैं। तो हर एक प्रोसेस जो है वो एन, जो आपके पास ये क्वेश्चन है, n-1 इंटू क्यू प्लस टी सी एस टाइम यूनिट जो है इससे ज़्यादा वेट नहीं करेगा अपनी जब उस वक्त तक उसकी शेड्यूलिंग होगी, तो ये इतना वेट टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा। और मोस्टली हमारे पास ये जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है टाइम शेयरिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है, उसकी वजह ये है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम क्वांटम दिया जाता है। तो हर एक प्रोसेस को मौका मिलता है एग्जीक्यूट होने का, तो उसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेसेस भी हैं तो वो भी उनको को भी एक टाइम स्लाइस दिया जाएगा, उसके बाद उनसे प्रोसेसर वापस ले लिया जाएगा, तो हर एक प्रोसेस को जो है मौका मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में जो क्यू का साइज़ है बहुत बड़ा है, तो वो हमारे पास तकरीबन इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो शेड्यूलिंग टेक्निक थी उसके इक्वलेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जब क्यू बहुत बड़ा होगा तो उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसकी उस हमारे पास एफ सी एस की तरह हो जाएगी, क्योंकि हर एक प्रोसेस को टाइम स्लाइस मिलेगा, क्यू बहुत बड़ा है तो उसमें ओवरऑल जो है काफ़ी जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम सिस्टम का इतना अच्छा नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अगर क्यू छोटा है। ठीक है, तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लार्ज क्यू में हर एक प्रोसेस को वेट ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए, और स्मॉल क्यू के अंदर जो है हर एक प्रोसेस जो है उसको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के लिए, वेट टाइम से कम होगा। तो दूसरी क्यू का जो हमारे पास रेडी क्यू है, रेडी क्यू बात हो रही है, तो रेडी क्यू जो है उसका साइज़ जो है वो इतना जो है बड़ा होना चाहिए, इतना कि उसमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है उसको उसका जो ओवरहेड है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर आपके क्यू का जो है साइज़ बहुत बड़ा है और उसके अंदर प्रोसेस इतने ज़्यादा हैं कि स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो एक ओवरहेड है और उसमें कोई यूजफुल काम नहीं होता प्रोसेस, तो इस वजह से अगर वो स्विचिंग हो रही है और एक्चुअल काम नहीं हो रहा तो आपको ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस हमारे पास P1 से P4 तक हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और ये हर एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है, P1 का 53 बर्स्ट टाइम, मतलब हम कह लेते हैं इसको 53 मिली सेकेंड चाहिए, उसको प्रोसेस P2 को प्रोसेसर के 17 चाहिए, प्रोसेस P3 को 68 चाहिए, प्रोसेस P4 को 24 चाहिए। ठीक है, और उसके आगे जो है अब दूसरा यहाँ पे टाइम क्वांटम जो है वो फिक्स्ड है 20 का मतलब क्या, टाइम क्वांटम 20 का मतलब कि हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर के 20 मिली सेकेंड मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उससे प्रोसेसर वापस ले लिया जाएगा और जो नेक्स्ट प्रोसेस है क्यू के अंदर, रेडी क्यू के अंदर, उसको असाइन कर दिया जाएगा प्रोसेसर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोसेसर जो है वो P1 प्रोसेस को दिया गया है। ठीक है, हम कहते हैं, ठीक है, और क्यू के अंदर P1 पहले है, फिर P2, P3, फिर P4। ठीक है, तो P1 प्रोसेस को पहले दिया गया तो उसने प्रोसेस उसको 20 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेसर दिया गया, तो उसने 20 मिली सेकेंड जब यूज़ कर लिया तो उससे प्रोसेसर सीपीयू शेड्यूलर ने, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने वापस लेके दे दिया प्रोसेस P2 को। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो प्रोसेस P1 जो है उसको टोटल 53 मिली सेकेंड चाहिए थे,
उसको 20 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए जब मिल गया तो उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। और बाकी जो उसकी, जब उसने 20 मिली सेकंड के लिए यूज़ कर लिया प्रोसेसर को, तो अब जब उसको स्टॉप किया गया तो जो रिमेनिंग टाइम उसका रहता है वो है 33 मिली सेकंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस P2 को प्रोसेसर असाइन हो गया। उस टाइम 20 मिली सेकंड के लिए उसको यूज़ करना था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोसेस P2 जो है उसको टोटली जो है 17 मिली सेकंड चाहिए। ठीक है। तो मतलब उसको जो एलोकेटेड टाइम 20 था, उससे पहले ही इसने अपना काम ख़त्म कर लेना है। तो ये जब इसने 17 मिली सेकंड यूज़ कर लिया तो इससे CPU शेड्यूलर प्रोसेसर वापस ले लेगा और असाइन कर देगा प्रोसेस P3 को। तो प्रोसेस P3 को असाइन करेगा। तो प्रोसेस P3 जो है अगर आप देखें यहाँ पे, तो प्रोसेस P3 जो है उसने 20 मिली सेकेंड के लिए यूज़ किया। तो उसके बाद जब उससे प्रोसेसर वापस लिया गया तो उसका जो रिमेनिंग टाइम रहता था एग्जीक्यूशन में वो है 48 मिली सेकेंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को दिया गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास P4 है, उसको 20 मिली सेकेंड के लिए दिया गया। उसका जो बर्स्ट टाइम है प्रोसेस P4 का वो है 24 मिली सेकेंड। तो जब 20 मिली सेकेंड उसने यूज़ कर लिया, तो जब उसे लिया गया तो अभी उसका स्टिल 4 मिली सेकेंड और एग्जीक्यूशन रहती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों प्रोसेस, जो चारों प्रोसेस थे, इन चारों प्रोसेसेस को पहले राउंड में दिया गया प्रोसेसर और उन्होंने 20 मिली सेकेंड के लिए यूज़ किया। तो उसके बाद प्रोसेस P1 जो है उसकी जो रिमेनिंग टाइम है वो 33 मिली सेकेंड है। जो प्रोसेस P2 है उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई है। प्रोसेस P3 जो है उसकी जो रिमेनिंग टाइम है वो 48 मिली सेकेंड है। प्रोसेस 4 का रिमेनिंग टाइम जो है वो है 4 मिली सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट राउंड हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में दोबारा ये राउंड रॉबिन है, तो दोबारा P1 को असाइन होगा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो P1 को असाइन होगा तो 20 मिली सेकेंड के लिए, तो आप देखें इसके 33 मिली सेकेंड रहते हैं। तो जब ये 20 मिली सेकेंड यूज़ कर लेगा तो उसके बाद इस से जो प्रोसेसर लिया जाएगा तो उस वक्त अब इसको, इसकी एग्जीक्यूशन रिमेनिंग है 13 मिली सेकेंड की। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस P2 तो है नहीं क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन वो एग्जिट हो गया, उसको 17 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेसर उसकी लाइफ टाइम थी। उसके बाद P3 को दिया जाएगा। P3 को जब प्रोसेसर असाइन किया जाएगा तो उसकी जो रिमेनिंग टाइम था वो था 48 मिली सेकेंड। जब वो 20 मिली सेकेंड यूज़ करेगा प्रोसेसर को, उसे दोबारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर प्रोसेसर को वापस लेगा तो उसका रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 28 मिली सेकेंड। ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर असाइन होगा प्रोसेस P4 को। प्रोसेस P4 जो है उसका करंटली जो टाइम रहता है वो 4 मिली सेकेंड है। 4 मिली सेकेंड यूज़ करने के बाद प्रोसेस P4 जो है वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। और दोबारा प्रोसेस P1 को प्रोसेसर असाइन हो जाएगा। तो जब दोबारा असाइन होगा प्रोसेस P1 को, तो आप देखें तो प्रोसेस P1 का जो रिमेनिंग जो टाइम है वो 13 मिली सेकेंड है। तो ये एग्जिट कर जाएगा 13 मिली सेकेंड के बाद। उसके बाद प्रोसेस P3 को मिल जाएगा। प्रोसेस P3 जो है वो 8 मिली सेकेंड के लिए रन होगा और एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। सॉरी, प्रोसेस P3 जो है वो 20 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। उससे दोबारा उसका टाइम क्वांटम जो ख़त्म होगा, तो क्योंकि दूसरा प्रोसेस नहीं है तो दोबारा इसी को ही असाइन होगा प्रोसेसर P3 को। क्योंकि आखिर में जब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सिचुएशन में जब प्रोसेस P1 एग्जिट कर जाता है तो हम देखें तो इस सिचुएशन में हमारे पास प्रोसेस P1 भी रेडी क्यू में नहीं है, ख़त्म होगी, इसकी लाइफ भी ख़त्म होगी। प्रोसेस P2 भी एग्जिट कर चुका है, प्रोसेस P4 भी एग्जिट कर चुका है। तो जब हमारे पास प्रोसेस P3 को प्रोसेसर एलोकेट होगा तो रेडी क्यू में ये अकेला ही है। तो इसको 20 मिली सेकेंड के लिए मिलेगा, तो ये 20 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब इससे
टाइम क्वांटम ख़त्म होगा तो दोबारा कोई और प्रोसेस है नहीं, तो दोबारा इसको असाइन कर दिया जाएगा और इस तरह से इसकी अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा। तो ये हमारे पास हमने एक एग्जांपल ले ली कि किस तरह राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर जहाँ हमारे पास हमने 4 प्रोसेस लिए और उसमें हमने देखा कि जब हमारे पास टाइम क्वांटम 20 है, ठीक है, टाइम स्लाइस जो प्रोसेसर एलोकेट हो रहा है हर एक प्रोसेस को, तो उसमें किस तरह से एग्जीक्यूशन होगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम एवरेज वेटिंग टाइम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो उसने कितना वेट किया है। प्रोसेस जो P1 है उसका टर्न अराउंड टाइम जो है हमारे पास है वो 134 मिली सेकेंड है। किस तरह से हम इसको देख लेते हैं, तो हमारे पास प्रोसेस P1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एग्जीक्यूशन से स्टार्ट हुई है, वो कंप्लीट हुई है यहाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है ये 134 टोटल 134 मिली सेकेंड ये सिस्टम में रहा है, तो ये इसका टोटल टर्न अराउंड टाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास प्रोसेस P1 हो गया। तो अब प्रोसेस P2 को देखते हैं। प्रोसेस P2 जो है उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 37 मिली सेकेंड। इसको भी देख लेते हैं पीछे चार्ट में। तो इसको अगर हम देखें तो प्रोसेस P2 जो है वो हमारे पास टोटल सिस्टम में रहा है, शुरू से हम ले ले, और ये 37, ठीक है, 37 मिली सेकेंड वो सिस्टम में रहा है, ठीक है। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम जो है उसका 37 मिली सेकेंड है। इसी तरह से प्रोसेस P3 जो है उसका टर्न अराउंड टाइम सिस्टम में जो रहा है वो है 162 मिली सेकेंड। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें प्रोसेस P3 जो है वो हमारे पास सिस्टम में रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका टर्न अराउंड टाइम है 162, ठीक है। तो इसको पीछे देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 162 सेकेंड सिस्टम में टोटल टर्न अराउंड टाइम इसका 162 मिली सेकेंड है। अब इसके बाद प्रोसेस P4, तो प्रोसेस P4 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 121 मिली सेकेंड है। तो इसको देख लेते हैं प्रीवियस स्लाइड में जाके। तो हमारे पास प्रोसेस P4 जो है सिस्टम में यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके 1, ठीक है, 21 मिली सेकेंड। एक चीज़ यहाँ पे देख लें कि हमने सब प्रोसेस को ये एज्यूम किया है कि ये जब क्यू में आए हैं तो बस तकरीबन एक टाइम पे आए हैं, लेकिन पहले P1 P2 में आया, P2 P3 P4, तो उसके बाद उनके क्यू में कुछ थोड़े जो है टाइम के डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट टाइम के ये प्रोसेस आए हैं। तो ये शुरू से ही हम इनको लेंगे कि ये सिस्टम में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्यू में P1 P2 P3 P4 सीक्वेंस में है, तो उस तरह से इसको तो जो है प्रोसेसर असाइन किया जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया प्रोसेस P4 का टर्न अराउंड टाइम। तो ये हमने देख लिया है कि किस तरह से टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद उनका वेटिंग टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम में से आप उसका जो उसका बर्स्ट टाइम था, जितना टाइम रिक्वायर्ड था उस प्रोसेस को वो माइनस कर ले, तो आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो प्रोसेस P1 जो है उसका जो बर्स्ट टाइम था, आप देखें उसका बर्स्ट टाइम है 53 मिली सेकेंड, जो उसको रिक्वायर्ड थे, ठीक है। उसको रिक्वायर्ड थे 53 मिली सेकेंड, और एक्चुअली जो सिस्टम में उसने टाइम गुजारा है वो है 134। तो 134 में से जो जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है उसमें से जो उसको टाइम उसको रिक्वायर्ड था प्रोसेसर का 53 मिली सेकेंड, उसको माइनस कर दिया। हमारे पास
प्रोसेस P1 का वेट टाइम हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास प्रोसेस P2 जो है उसने टोटल सिस्टम में 37 मिली सेकेंड गुजारे हैं, जो कि उसको रिक्वायर्ड थे प्रोसेस का 17 मिली सेकेंड, तो 37 में से 17 को माइनस टोटल उसने वेट किया 20 मिली सेकेंड। इसी तरह से हमारे पास प्रोसेस P3 जो है उसने टाइम गुजारा है सिस्टम में 162 मिली सेकेंड, उसको रिक्वायर्ड था प्रोसेसर 68 मिली सेकेंड के लिए, तो टोटल उसने वेट किया 94 मिली सेकेंड, उसका वेट टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया। और 121 चाहिए था वेट टर्न अराउंड टाइम है जो कि P4 का है, उसके रिक्वायर्ड थे 24 मिली सेकेंड, उसने वेट किया 97 मिली सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो हम कैलकुलेट करें तो वो आता है हमारे पास 73 मिली सेकेंड। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है उस केस में हमारे पास जो वेटिंग टाइम था वो था, हमने इसी एग्जांपल को लिया था और वो था 38 मिली सेकेंड। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है उसका वेटिंग टाइम जो है वो कम है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है उसके अंदर जो प्रोसेस है, शॉर्टेस्ट जॉब्स हैं उनको प्रोसेसर पहले असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जब अपनी कंप्लीशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो लॉन्ग प्रोसेस हैं उनको प्रोसेसर असाइन होता है। तो इस वजह से जो ओवरऑल वेटिंग टाइम है जो शॉर्ट प्रोसेस का वो कम होता है शॉर्ट प्रोसेस का। तो इस वजह से जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का वो कम है। और जो हमारे पास राउंड रॉबिन है उसके अंदर क्योंकि हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम दिया जाता है, तो तमाम प्रोसेसेस जो है वो वेट करते हैं अपनी बारी का, और उसके बाद जिस वजह से जो है ओवरऑल जितने भी प्रोसेस है उनका वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर टर्न अराउंड टाइम जो है वो हायर होता है, ठीक है, और इस तरह वेटिंग टाइम भी। तो इस वजह से ये जो स्कीम है बेसिकली ये हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। शॉर्टेस्ट जाफर्स जो है उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम, बल्कि ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो स्कीम है इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रिक्वायर्ड हो, जैसे टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पे राउंड रॉबिन स्कीम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और जहाँ पे हमें ओवरऑल जो वेटिंग टाइम है वो कम चाहिए, रिटर्न ऑन टाइम कम चाहिए, तो वहाँ पे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख लें, इसमें आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है इसके अंदर आपका जो क्वांटम है उसका कंपैरिजन है क्वांटम स्विच के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि हमारे पास प्रोसेस जो है उसका टाइम जो है वो मतलब उसको प्रोसेसर के 10 मिली सेकेंड चाहिए, ठीक है। और अगर हम राउंड रॉबिन यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम क्वांटम रखते हैं 12 मिली सेकेंड का, प्रोसेस जो है एक प्रोसेस जो हमने लिया, हम कहते हैं प्रोसेस कोई भी प्रोसेस V1 है जिसको टाइम रिक्वायर्ड है प्रोसेसर का 10 मिली सेकेंड, ठीक है। और अगर हम करते हैं क्वांटम टाइम क्वांटम रखते हैं 12 मिली सेकेंड, तो ये जो प्रोसेसर है जिसको 10 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेसर चाहिए, इसको जब एक क्वांटम मिलेगा तो ये अपनी काम को कंप्लीट कर देगा। तो उसके अंदर कितने कॉन्टेक्ट स्विच चाहिए? कोई कॉन्टेक्ट स्विच नहीं चाहिए क्योंकि इसको रिक्वायर्ड थे 10 मिली सेकेंड, और जो प्रोसेसर का टाइम एलोकेट हो रहा था हर प्रोसेस को वो था 12 मिली सेकेंड, तो वो उसके अंदर ही उसने काम कंप्लीट कर लिया। तो कॉन्टेक्ट स्विच की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब दूसरे प्रोसेस को शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अगर मल्टीपल प्रोसेस है। उसके बाद अगर हमारे पास ये टाइम क्वांटम जो है इसको कर दिया जाए मिसाल के तौर पे 6 मिली सेकेंड, तो इसकी लाइफ टाइम में एक दफ़ा इसको प्रोसेसर असाइन होगा, पहले जब प्रोसेसर इसको असाइन होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा 6 मिली सेकेंड के लिए, तो क्योंकि क्वांटम 6 मिली सेकेंड है तो फिर इससे प्रोसेसर वापस ले लिया जाएगा और फिर दोबारा इसको दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा, फिर इसकी बारी आएगी फिर इसको दिया जाएगा। तो टोटल जो कॉन्टेक्ट इसकी लाइफ टाइम में रिक्वायर्ड होगा वो होगा 1 कॉन्टेक्ट स्विच, ठीक है। और इस तरह फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल नीचे देखते हैं, तो अगर क्वांटम टाइम क्वांटम को 1 मिली सेकेंड कर दिया जाता है कि हर एक मिली सेकेंड के साथ जो है ना प्रोसेसर जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखें
इसको कितने इसकी लाइफ टाइम में 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर इससे ले लिया जाएगा प्रोसेसर, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर से ले लिया जाएगा। तो इस तरह ओवरऑल इसके ओवरऑल लाइफ टाइम में, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम जो है 10 मिली सेकेंड है, तो 10 कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर जो है ओवरऑल अगर हम इसको नोट करें तो 9 जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे इसकी लाइफ में, ठीक है। तो आप देखें कि जितना भी टाइम क्वांटम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, उतना ही आपके ओवरऑल जो सिस्टम के अंदर जो है कॉन्टेक्ट स्विचेस जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। टाइम क्वांटम जितना कम होता जा रहा है राउंड रॉबिन के अंदर, उतने ही कॉन्टेक्ट स्विचेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको जो है बैलेंस करना है, क्योंकि अगर कॉन्टेक्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा, तो ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग में जो रिसोर्सेज यूज़ होती हैं और जो टाइम लगता है वो ज़ाया होता है। तो इसको बैलेंस करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इसके लिए आप आगे दूसरी डायग्राम देख लिए कि टर्न अराउंड टाइम वेस्ट क्वांटम, कि इसमें एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है, और ये दूसरी साइड पे जो है ये टाइम क्वांटम, ठीक है। हम देखते हैं, हम इसमें देख सकते हैं कि जब प्रोसेस, ये यहाँ पे आप देखें तो ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इसमें यहाँ पे प्रोसेस हैं। प्रोसेस P1 को 6 मिली सेकेंड चाहिए टोटल, उसको उसकी लाइफ, उसको बस टाइम जो है 2 को 3 और 3 को 1 और इस तरह 4 को 7। तो ये इनके बस टाइम है। अब इसी को यूज़ करके यहाँ पे ग्राफ में अगर आप देखें तो इसमें जो एवरेज टर्न ऑन टाइम जो है कैलकुलेट किया गया है। पहले जो है टाइम क्वांटम को रखा गया है हमारे पास 1 मिली सेकेंड, तो उसमें टर्न अराउंड टाइम हमारे पास है टोटल एवरी टर्न अराउंड टाइम जो है वो है 11 मिली सेकेंड, ठीक है। फिर टाइम क्वांटम को रखा गया है 2 मिली सेकेंड, तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम चला गया है 11.5 पे। फिर हमारे पास टाइम क्वांटम को रखा गया है 3 मिली सेकेंड, तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो फिर डाउन हो गया, वो चला गया है तकरीबन 10 और 11 के पास। मैं थोड़ा सा, जब हमने क्वांटम को कर दिया 3 मिली सेकेंड, तो 3 मिली सेकेंड में ये 10 और 11 के दरमियान आ गया, ठीक है। और जब हमने टाइम क्वांटम को कर दिया 4 मिली सेकेंड, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम फिर बढ़ गया 11.5। फिर 5 किया तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास चला गया 12 पे। फिर 6 किया तो फिर हमारे पास टर्न अराउंड टाइम जो है दोबारा कम हो गया है, जो कि चला गया 10.5 पे। और इस तरह से फिर जब 7 पे आया तो फिर भी हमारे पास 10.5। अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो इसमें सबसे बड़ा प्रोसेस है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस जो है वो 6 उसको मिली सेकेंड चाहिए। तो जब हमारे पास जो टाइम क्वांटम है वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा हुआ है, तो हमारे पास उस वक्त जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 मिली सेकेंड पे भी 10.5 है, 7 पे भी 10.5 है। तो मतलब कि जो क्वांटम है टाइम स्लाइस जो रखना है राउंड ऑर्बिट में, वो एटलीस्ट जो है वो जो शॉर्टेस्ट जो लॉन्गेस्ट जॉब जो है उसके इक्वलेंट या उससे ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो अच्छा आता है, ठीक है। तो ये इससे हमने एनालिसिस किया इस ग्राफ का, और जिसका कंक्लूजन है अच्छा। जो नेक्स्ट जो हमारे पास स्कीम है शेड्यूलिंग की, मल्टी लेवल क्यूज शेड्यूलिंग, इसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास रेडी क्यू है उसको पार्टीशन कर दिया जाता है डिफरेंट क्यूज़ के अंदर, सेपरेट क्यूज़ बना दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस हैं या बैच प्रोसेस, जो बैच प्रोसेस होते हैं उसके लिए अलग क्यू बन जाए,
और इसी तरह से जो इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं, ये जो फोरग्राउंड प्रोसेस है उसके लिए अलग क्यू, क्योंकि हमारे पास जो फोरग्राउंड प्रोसेस है उनको अच्छा रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, और जो हमारे पास जो बैकग्राउंड प्रोसेस हैं, बैच प्रोसेस, उनका रिस्पॉन्स टाइम अगर उनको इतना अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ उस वक्त ये मल्टी लेवल क्यूज शेड्यूलिंग यूज़ की जाती है जहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सके। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है कि फोरग्राउंड प्रोसेस हो हमारे पास हो सकते हैं जो इंटरेक्टिव होते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस हो सकते हैं जो बैच होते हैं, बैच प्रोसेस उनको कहा जाता है। तो जो फोरग्राउंड जो कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है उनको रिस्पॉन्स टाइम अच्छा चाहिए, तो उनके लिए अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सूट करता है। तो हर एक क्यू जो है उसके लिए अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और उसकी प्रायोरिटी असाइन की जा सकती है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम कर सकते हैं कि जो फोरग्राउंड प्रोसेस हैं उसके लिए राउंड रॉबिन को यूज़ कर लें क्योंकि उसका रिस्पॉन्स टाइम राउंड रॉबिन का अच्छा है, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसके लिए FCFS को यूज़ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल क्यूज़ को यूज़ किया जा सकता है और हर एक क्यू में स्पेसिफिक टाइप के प्रोसेसेस को रखा जा सकता है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो शेड्यूलिंग होगी वो डिफरेंट क्यूज़ पे शेड्यूलिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस तरह हो सकता है कि फिक्स प्रायोरिटी हो सकती है कि सबसे पहले जो है फॉरग्राउंड जो प्रोसेसेस है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए और फिर उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ठीक है। मतलब पहले जो है जो फोरग्राउंड प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूट किया जाए और उसके बाद बैकग्राउंड को। ये एक हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है। दूसरी इस तरह हो सकता है कि टाइम स्लाइस हर एक क्यू को दे दिया जाए। मिसाल के तौर पे जो 2 क्यू हमारे पास बने, एक फॉरग्राउंड प्रोसेसेस के लिए उसको प्रोसेसर का 80% टाइम दे दिया जाए और उस क्यू के अंदर जो प्रोसेस है उसको राउंड रॉबिन में एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो क्यू हमारे पास बना जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस है का है, उनको 20% टाइम प्रोसेसर का दे दिया जाए और उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये दो हमारे पास हम दो तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इन क्यूज़ को, इनकी शेड्यूलिंग। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, क्योंकि सबसे ऊपर की क्यू है उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस हैं उनकी होगी। उसके बाद फिर सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस, उनको रिस्पॉन्स टाइम अच्छा चाहिए होता है। और फिर उसके बाद थर्ड जो है इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस जो कि आयु बहुत होती है इन प्रोसेस में, इनको दे दिया जाए। फिर उसके बाद जो है फोर्थ प्रायोरिटी जो है बैच प्रोसेस जो अक्सर बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं उनको दे दी जाए। और फिर हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइप के कुछ यूज़र है उसके प्रोसेस है उनको भी दी जा सकती है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह मल्टी लेवल क्यूज़ हैं और उनको प्रायोरिटी बेस्ड जो है उनको उनकी शेड्यूलिंग की जा सकती है। तो प्रोसेस जो है जैसे हमने ये क्यूज़ देखे डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो डिफरेंट क्यूज़ के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं वो किसी एक क्यू में है और वो टाइम गुजरने के साथ वो दूसरे क्यू में उनको मूव किया जा सकता है। जैसे एजिंग होती है, ये प्रोसेस जो है अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम उसका गुजर गया है तो उसको लो प्रायोरिटी क्यू से हाई प्रायोरिटी क्यू में शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अंदर फिर हम जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज़ हैं, नंबर ऑफ क्यूज़ उसके अंदर होंगे, ठीक है। डिफरेंट क्यूज़ होंगे उसके अंदर एक से ज़्यादा। फिर हर एक क्यू जो है उसके लिए अलग से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है उसके लिए डिफ़ाइन किया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मल्टी लेवल क्यूज़ बनाते हैं तो उसके अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कब जो है हमारे पास प्रोसेस जो है वो उसको एक क्यू से दूसरे क्यू में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू में है वो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू में लेके हाई प्रायोरिटी क्यू में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद
अगर वो हाई प्रायोरिटी में है तो कब उसको लो प्रायोरिटी क्यू में शिफ्ट करना है, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा उसका टाइम गुजर गया सिस्टम में, तो टाइम गुजरने के साथ उसको लो प्रायोरिटी क्यू से उसको हाई प्रायोरिटी क्यू में शिफ्ट किया जा सकता है। ये मेथड हो गया कि जितना टाइम उसका ज़्यादा गुजरता जाए उसकी प्रायोरिटी को हाई किया जाए। जब वो प्रायोरिटी उसकी हाई होगी तो वो उसको हाई प्रायोरिटी क्यू में शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरह से जब एक प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम उसका बहुत ज़्यादा प्रोसेसर का टाइम यूज़ कर रहा है, उसका लाइफ बहुत बड़ी है, ज़्यादा है, तो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, तो उसको फिर डिमोड किया जा सकता है लो प्रायोरिटी में क्यू के अंदर। ये भी एक स्कीम हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरा, जब एक प्रोसेस आता है तो वो किस क्यू में इंटर होगा, उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आता है, अगर उसको जो है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है तो उसको हाई प्रायोरिटी क्यू में उसको इंटर किया जाए, और अगर वो जो है इंटरेक्टिव नहीं है, बैच प्रोसेस है, बैकग्राउंड प्रोसेस है कोई, तो उसको लो प्रायोरिटी क्यू में उसको सिस्टम में इंटर किया जाए। तो इस तरह से हो सकता है। ये आपके पास सामने एक एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक क्यू है, पहला क्यू जिसके अंदर टाइम क्वांटम 8 है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा जो है उसके अंदर टाइम क्वांटम 16 है, और तीसरे के अंदर FCFS। तो ये किस तरह से अगर एक प्रोसेस आता है उसको 8 फॉर एग्जांपल एक 8 मिली सेकेंड या उससे कम चाहिए सिस्टम, उसका बस टाइम है, उसको पहले क्यू में एंटर किया जाएगा। ठीक है, और अगर उसका जो टाइम जो है वो ज़्यादा है 8 मिली सेकेंड से, तो उसको फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा सेकेंड क्यू के अंदर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट थी, सबसे टॉप पे है, फिर लो, उससे लो, तो फिर उससे लो। अगर उसका टाइम क्वांटम जो है वो 16 से भी ज़्यादा है तो फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा ये लास्ट वाले क्यू में। इस क्यू में फिर जो है हमारे पास FCFS है। यहाँ पे आप देख लें टाइम क्वांटम जो है वो 8 है, समझ, यहाँ पे राउंड रॉबिन होगा, और यहाँ टाइम क्वांटम 16 के साथ राउंड रॉबिन होगा, और यहाँ पे FCFS शेड्यूलिंग, हर एक क्यू में डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ होंगे, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ उनका कितना वर्स्ट टाइम है वो रखे जाएंगे। तो इस तरह से मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज जो है वो काम करते हैं।